हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गौर फार्मा इनसाइट्स में। आज हम बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का जो सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, उसकी यूनिट 2 से शुरुआत करने वाले हैं। चूँकि मल्टीपल सजेशन लेने के बाद काफ़ी लोगों ने, आप सभी स्टूडेंट्स जितने जो भी टच में हैं उन सभी ने बोला कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है और यूनिट 1 लगभग सभी लोगों के कॉलेजेस में ख़त्म करवाई जा चुकी हैं। इस वजह से मैं यूनिट सेकंड से शुरुआत कर रहा हूँ और लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए यूनिट फर्स्ट जो है वो रिपीट करवा दूंगा मैं, है ना। तो उस टाइम पे आपकी यूनिट 1 को कवर कर लिया जाएगा। यूनिट सेकंड, जिसको मेजरली 3 मेजर पार्ट में या टॉपिक में कैटेगराइज किया गया है। टॉपिक फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ रीनल सिस्टम। तो आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें पहली जो डिसीज़ या डिसऑर्डर जिसके बारे में हमें स्टडी करना होगा वो है हाइपरटेंशन, राइट। तो अब इसमें हम देखेंगे आज कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पहली चीज़ जो है हाइपरटेंशन है और इसको हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, सो हाइपरटेंशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हाइपरटेंशन इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज कंसिस्टेंटली टू हाई विच लीड्स टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के फ्लो के दौरान, ब्लड पंपिंग के दौरान, जो कि आर्टरी एंड वेंस वगैरह से जो फ्लो करता है, उसका प्रेशर जो है वो आर्टरी की वॉल्स पे प्रेशर जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता चला जाता है, ठीक है, जो कि आगे चल के कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है। एक तो या तो ऐसे आप हाइपरटेंशन को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर डिफाइंड सस्टेन्ड, जिसको हम कंटिन्यू भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर डिफाइंड सस्टेन्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 140 mmHg एंड डायस्टोलिक अबव 90 mmHg। ये कंडीशन जब होगी तब जाके वो हाइपरटेंशन कहलाती है। मीन्स हाइपरटेंशन की कंडीशन में बीपी कैसा होगा किसी भी ह्यूमन बॉडी का, सिस्टोलिक जो है वो एबव कितना लिखा था, एबव 140 mmHg एंड डायस्टोलिक एबव 90 mmHg, है ना। ये होगा 140 mmHg के ऊपर और डायस्टोलिक जो है वो होगा 90 mmHg के एबव, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे देखें इसमें क्या है। ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय बोथ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो द ब्लड इन आवर आर्टरीज। तो बीपी जो है वो एक एसोसिएटेड टर्म्स है, ब्लड प्रेशर एक एसोसिएटेड टर्म्स है जो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि हार्ट के द्वारा पंप करके आर्टरी एंड वेन्स में ट्रैवल होता है, राइट। आर्टरीज में ट्रैवल करके जाता है एंड उस के ट्रैवलिंग के दौरान या उसको फ्लो करने के दौरान जो वो एक अमाउंट में जो रेजिस्टेंस जो अप्लाई करता है आर्टरीज की वॉल पे, उस लगने वाले रेजिस्टेंस फ्लो रेजिस्टेंस के दोनों के साथ ये एसोसिएटेड होता है, राइट। तो बीपी ओवरऑल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक एक्चुअल अमाउंट में ब्लड जो कि हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और एक एक्चुअल अमाउंट में उसके फ्लो के दौरान लगने वाला रेजिस्टेंस जो कि अपने आर्टरी में जब वो फ्लो करता है, इन दोनों की कंपैरिजन का मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर, राइट। रेंजेस ऑफ हाइपरटेंशन, कितने टाइप की हाइपरटेंशन की रेंजेस हैं देखी गई हैं, राइट, वो देखेंगे हम। एक है नॉर्मल प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाई बीपी, स्टेज 2 हाई बीपी एंड हाई बीपी ओवर एज 60। ये 5 कंडीशंस हैं अलग अलग और इनमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की रेंज बताई गई। नॉर्मल रेंज एक हेल्दी पीपल में, एक हेल्दी ह्यूमन बींग में रेंज है ना, ये मोर देन 120 mmHg एंड ओवर 80 mmHg। 120 से 139, 120 टू 139 सिस्टोलिक इन प्री हाइपरटेंशन रेंज एंड ओवर 80 टू 89 इस कंडीशन में। तो ये एक तरीके से सारी अबव 60 एज में जनरली जो है बीपी वो 150 के करीब सिस्टोलिक एंड 90 या उससे अधिक करीब डायस्टोलिक mmHg में बीपी अधिकतम 90% केसेस में मेजर किया गया है, राइट। अब देखें जरा हम आगे क्या है। टाइप्स किसके, हाइपरटेंशन के टाइप अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कॉज। क्लिनिकली जिस तरीके क्लिनिकल कॉजेज के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन कितने टाइप का हो सकता है वो। एक तो इसेंशियल बताया गया है, इसेंशियल हाइपरटेंशन, एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, राइट। अब ये इसेंशियल जो है वो लगभग 95% ह्यूमन बींग में इसेंशियल
बीपी जो है वो देखा जाता है। बचे हुए 5% केसेस में, जो रेयर केसेस होते हैं, उनमें ये मैलिग्नेंट या सीवियर कंडीशन हाई बीपी की देखी जाती है, जिसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ रिफर्स टू हाई ब्लड प्रेशर विदाउट एनी आइडेंटिफिएबल कॉज, टिपिकली अराइजिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। एसेंशियल हाइपरटेंशन, देखिए वर्ड एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी या आवश्यक। तो जितनी आवश्यकता है बीपी की, ब्लड प्रेशर की बॉडी में, उतना बीपी ही अगर मेजरमेंट में आता है तो वो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि ज़रूरी है सबके लिए, राइट। तो अब यहाँ देखें क्या कह रहे हैं कि ये जनरली जो है किसी भी बिना किसी आइडेंटिफिएबल कॉज के ये पाया जाता है, जो कि जनरली जेनेटिक, इन्वायरमेंटल या कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है, यानी ये कारण हो सकते हैं इस बीपी को मेंटेन रखने के लिए या बनाए रखने के लिए। ओके। अब दूसरा देखें, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है। इट इज़ डेंजरस फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर दैट रैपिडली राइजेस टू डेंजरस लेवल्स, causing potential organ damage and required immediate medical intervention to prevent severe complications. Normally 5% rare persons have associated with this condition. जैसा मैंने इधर पे बताया कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है वो लगभग 5% रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है, और ये सीवियर कंडीशन होती बीपी की, है ना। और इसमें क्या होता है, नॉर्मली पोटेंशियली ऑर्गन डैमेज कॉज कर देता है। अगर अनट्रीटेड रहा, काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया गया, तो ये कई सारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है, ठीक है। इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता, तुरंत मेडिकली इलाज की आवश्यकता होती है इसकी कंडीशंस में, राइट, ताकि हम सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। अब इनकी एटायोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एटायोलॉजी, राइट, इनके पूरे के पूरे जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है, उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप से इनको क्लासीफाई किया गया है वो देखें जरा। 3 टाइप से इसमें बताया गया, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। 90% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन देखा जाता है, और इसको कोरिलेट कर सकते हो आप एसेंशियल हाइपरटेंशन से, जैसा उसको डिफाइन किया गया, लगभग मिलती जुलती इसको भी, या ये कह सकते हैं आपकी ये सिमिलर वही चीज़ है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि लगभग 5 से 10% केसेस में देखा जाता है, राइट, एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, तो अब आगे आते हैं हम प्राइमरी हाइपरटेंशन में। इसको फर्दर फिर से 4 सब टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, एक माइल्ड हाइपरटेंशन, एक मॉडरेट हाइपरटेंशन, एक हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या फिर अर्जेंसी, राइट। इन सभी में इनकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशंस को बताया गया है। इसमें देखें, माइल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन में सिस्टोलिक होगा 140 से लेके 159 mmHg एंड 90 to 99 के बीच में डायस्टोलिक होगा। मॉडरेट में थोड़ा सा इससे ज़्यादा, मॉडरेट से इससे बढ़ा हुआ, यानी यहाँ होगा ये 150 से लेके 179 mmHg के बीच में सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 105 to 114 mmHg, राइट। हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशंस में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी की क्या सिचुएशन होगी, मोर देन और इक्वल टू द 135 mmHg एंड डायस्टोलिक 85 mmHg। एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसी के दौरान, जब कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई मेजर इंजरी हो, उसके दौरान जो बीपी होता है वो नॉर्मल इतने रेंज में देखा जाता है, 210 mmHg सिस्टोलिक एंड 120 mmHg डायस्टोलिक। तो ये होगी प्राइमरी हाइपरटेंशन के कुछ सब टाइप्स थे, वो आपको बताया कि उनकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, राइट। अब हम आप देखेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके, तो ये आपको नोट्स हैं जो कि टेलीग्राम के ग्रुप में यूनिट सेकेंड के नोट्स हैं, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, और वहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड करके रेफ़र कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। It results from other diseases, account for 10% of all cases. Factors involved in it are kidney diseases, endocrine disorders, structure of aorta, राइट। ये ऐसे करके ये इसके फैक्टर्स हैं जिसके तहत इनकी पैथोजेनेसिस आपको देखनी होगी, राइट। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो 10% रेयर केसेस में ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर अनट्रीटेड की कंडीशन में रहता है तो ऐसे डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो किडनी डिसीजेस हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उससे संबंधित डिसऑर्डर भी ऑब्जर्व हो सकते हैं, और एओर्टा जो कि हार्ट में पाई जाती है उसके कुछ जो है स्ट्रक्चर में चेंजेस देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एस्पिरिन ड्रग और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी आपको फैक्टर के तौर पे जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल कहने की बात क्या है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के प्रोबेबल रीजन क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट कर सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन को। कोई किडनी डिसीज से सफ़र कर रहा हो, राइट, वो अधिकतर बीपी एलिवेटेड रहेगा उसकी बॉडी में। एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित कोई डिसऑर्डर हो उसको, राइट, या फिर
एओर्टा के स्ट्रक्चर में कोई भी उसके उलटफेर हो या उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेस हों जिसके कारण हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, राइट। और उसके बाद सबसे लास्ट है एस्पिरिन ड्रग या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के डोजेस के कारण भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, राइट। एंड लास्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। Increased BP in pulmonary circulation is secondary to change in the architecture of blood vessels. Diseases of heart, cirrhosis in liver failure, thrombosis of portal view causes increased blood pressure in the right side of the heart, leads to the left ventricular failure, राइट। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के रीज़न है। होता क्या है इसमें, अगर बीपी ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो पल्मोनरी सर्कुलेशंस जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होने लगता है, वो रिजल्ट करने लगता है, राइट। और ये चीज़ अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स के आर्किटेक्चर को पूरा का पूरा बदल देती है, राइट। वेसल्स जो हैं वो या तो कंस्ट्रक्टेड होने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी, या फिर क्या होने लगेंगी, एक्सपेंड होने लगेंगी, ऐसी कंडीशन आ जाती है। डिसीज़ ऑफ हार्ट, कई सारी हार्ट एसोसिएटेड डिसीज़ भी देखने को मिलती हैं, लीवर फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, राइट। और पोर्टल वेन में इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के चलते थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन जो है वो भी रिजल्ट कर सकती है बीपी को बढ़ाने के लिए। हाई बीपी के लिए ये रीजनेबल कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या, थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन जो होगा, इस वेन्स में जो पाया जाने वाला ये एजेंट है थ्रोम्बोसिस, उसके कारण भी ये हो सकता है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के लेफ्ट साइड में, विच लीड्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और वही जाके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के फेलियर का कॉज बनता है, राइट, हार्ट में ही। एंड पैथोजेनेसिस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसकी ये जो इनकी पैथोजेनेसिस है इस पे हम नज़र अभी नहीं डालेंगे, उतना डिटेल में इसके नहीं जाएंगे हम, ये नोट्स में आपको जस्ट एक बार देखने के लिए दे दूंगा। बाकी इसके बाद हमें जो है पैथोजेनेसिस अगर पढ़नी है तो हमें हाइपरटेंशन की ही पढ़नी है, राइट। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है उसकी आवश्यकता नहीं, हम बेसिक हाइपरटेंशन की ही पैथोजेनेसिस जो है उसके ऊपर नज़र डालेंगे आज, और उसके बाद हम आगे इसको लास्ट में कवर करेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की जो ये पैथोजेनेसिस बताई गई है, राइट। अब इसमें देखें कि हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस, ओके, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो था वो इसमें भी मैंने लिखा हुआ था, इसमें देखें, मैं जब ये लेक्चर तैयार कर रहा था तब मैंने इसमें लिखा था, द एलिवेशन इन बीपी विद एन एग्जैक्ट cause this type is accounted in the total 5 to 10% cases. Various causes include congenital narrowing of aorta, congenital होता है मतलब जन्मजात, ठीक है। अब एओर्टा का सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना, जन्मजात, पैदाइशी ही होना ऐसा। कई सारी रीनल यानी किडनी से संबंधित डिसीजेस जो हैं वो भी रीज़न हो सकती हैं। एंड्रोक्राइन डिसऑर्डर्स जो कि मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे, एंड्रोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उससे संबंधित डिसऑर्डर लाइक कुसिंग सिंड्रोम। अब ये एक वर्ड आया कुसिंग सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम क्या होता है भाई, राइट। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है, एक कंडीशन है जो कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स के कारण ये कॉज होता है। कुसिंग सिंड्रोम का प्रोबेबल रीज़न है क्या, हाई अमाउंट में एक्सपोजर हो जाना कॉर्टिसोल हार्मोन्स का बॉडी में, राइट। उसके कारण ये ग्लैंड्स जो है डिसऑर्डर ऐसा शो करती है जिसको कुसिंग सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, कहाँ से आया, ये रिलीज़ किया जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि किडनी के ऊपर टॉप ऑफ द किडनीज ये मौजूद होती है। एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्रंथि जिसको कहते हैं, उसके द्वारा ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज़ किया जाता है, और ये जब हाई अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है बॉडी में तब एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसको कुसिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कुसिंग सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं देखें, अगर किसी को हो जाए तो उसके बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो उसका वेट भारी हो जाएगा, वेट गेन, दूसरा मसल्स में वीकनेस दिखेगी, हाई बीपी वगैरह उसको ऑब्जर्व होगा, राइट। तो ये कुसिंग सिंड्रोम भी एक प्रोबेबल कॉज है, क्योंकि यहाँ हाई बीपी आया, ये भी एक प्रोबेबल एंड आइडेंटिफिएबल कॉज है, जस्टिफिएबल कॉज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट टाइप के कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ और भी क्या रीजन थे और भी देखें अपन यहाँ पे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरीज वगैरह भी प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं डायरेक्टली हाइपर टेंशंस को क्रिएट करने के लिए, यानी बीपी को अल्टीमेटली या इमीडिएटली हाई करने के लिए ये प्रोबेबल रीजन्स हो सकते हैं। कोई मेजर इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो, चोट लगे सर पे, या ब्रेन ट्यूमर ऑब्जर्व हो जाए, है ना, उस कंडीशन में ये बीपी तुरंत बढ़ना, तुरंत के तुरंत कम हो जाना, ऐसी कंडीशंस दिखती हैं। स्लीप एपनिया, इस कंडीशन के दौरान भी हाइपर टेंशन डेवलप होने लगता है अपने आप। अब ये स्लीप एपनिया क्या है, राइट, स्लीप ऑर्डर इन विच पॉजेज इन ब्रीथिंग और सैलो ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीप, पॉजेस मतलब सांस का रुक जाना या कम सांस मिलना नींद के दौरान, राइट, या
ब्रीथिंग में गैप आ जाना, अचानक से सांस खत्म हो जाना, ऐसी कंडीशंस कहलाती स्लीप एपनिया। रिजल्टिंग डे टाइम फैटीग, डिसरप्टेड स्लीप एंड पोटेंशियल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर अनट्रीटेड छोड़ दी गई तो दिन में थकावट महसूस होना, नींद ना आना, डिस्ट्रप्टेड नींद आना, राइट, और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं स्लीप एपनिया कॉज करती है। तो ये मैं एक बार फिर से जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको मैं एक्चुअली रिवाइज कर रहा था, राइट। अब इटायोलॉजी क्या है, कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, जस्टिफिएबल और रीजंस के साथ क्या, ये तो हो गए अपने कौन से, अभी ये जो अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कॉजेज, क्लिनिकली कॉज के अकॉर्डिंग अपन ने जस्ट पता किया। ओके, अब ये है टायोलॉजी। एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाई बीपी इज नॉट नोन बट देयर आर सेवरल फैक्टर्स एंड कंडीशंस विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट्स डेवलपमेंट। एग्जैक्ट रीज़न आज तक पता नहीं है बीपी बढ़ने का कि क्या कॉजेस हो सकते हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए इसके डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज स्मोकिंग, दूसरा है हाई अमाउंट में साल्ट कंजप्शन, इंक्रीज सॉल्ट कंजप्शन, एज एंड सेक्स भी मैटर करता है, स्लीप एपनिया जो कि मैंने अभी डिफाइन किया आपको बताया, ओवरवेट वजन ज़्यादा होना, एल्कोहल का कंजप्शंस ज़्यादा अमाउंट में, जेनेटिक होता है, अनुवांशिकी भी होती है, मतलब अनुवांशिक होता है अपने आपकी जनरेशन से, जो प्रीवियस जनरेशन है उससे भी ट्रैवल करके आपके ऊपर आ सकता है बीपी की जो ये नॉर्मल शिकायत है। स्ट्रेस यानी तनाव भरी लाइफ जो है वो भी कारण बन सकती है हाइपरटेंशन का। तो ये कॉजेस हैं, राइट। अब आते हैं अपन पैथोजेनेसिस पे। अब यहाँ देख लें पहले पैथोजेनेसिस, उसको फिर बाद में मैं आपको समझाता हूँ। सोडियम इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस विच वी ईट टू मच अमाउंट ऑफ व्हेन वी ईट टू मच अमाउंट ऑफ सोडियम इट गेट राइजेज इन आवर ब्लड। सोडियम हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, ये हम आप सभी जानते हैं, राइट। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक को खा लेते हैं, सोडियम को खाते हैं, तो ये अल्टीमेटली बॉडी में ब्लड में अपने बढ़ जाता है। टू कंपनसेट दिस इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन, इस इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमारी किडनी जो है दे विल हैव टू रिटेन मोर वाटर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है अपने आप में रिटेन करके रखना होता है ताकि उसको डाइल्यूट कर सकें उस सोडियम की कंसंट्रेशन को। दिस कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कैन इंक्रीज बीपी। अल्टीमेटली ये जो है अपने बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को या आर्टरीज में ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं, और आर्टरी में जब वॉल्यूम, अगर पाइपलाइन सपोज इतनी चौड़ी है तो इसके हिसाब से, इसकी साइज़ के हिसाब से ही इसमें पानी या कोई भी लिक्विड फ्लो कर सकेगा। बट अगर पाइप की चौड़ाई इतनी है और लिक्विड की सरफेस एरिया इतना है, राइट, इतना एरिया लेके लिक्विड चलेगा तो वो इस पाइपलाइन में नहीं आ पाएगा, और इसको ये क्या करेगा, इसको डैमेज कर देगा, रप्चर कर देगा अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर होगा। तो यही यहाँ पे एक सिंपली आप कोरिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट करता है हाई बीपी को। ओके, अब ये पैथोजेनेसिस देख लें ज़रा, क्या होता है। एंजियोटेंसिनोजिन नाम का एक एजेंट होता है, राइट, और ये क्या है, ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो प्रोटीन के द्वारा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन है एक टाइप का जो कि लीवर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है बॉडी में, है ना, ह्यूमन लीवर के। अब लीवर क्या करता है, लीवर मेनली डाइजेशन का मेजर हिस्सा है, राइट। किसी भी चीज़ को हम डाइजेस्ट करें तो डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है लीवर। तो ये एक एजेंट, एक प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। दिस प्रोटीन प्ले अ रोल एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, यानी रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसमें रेनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेनिन ही है जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है, राइट। यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन को रेनिन की हेल्प, ये एक फैक्टर है जो इसको एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड ही प्रोबेबली कई सारी जो है डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है और कई सारी कंडीशंस को अल्टीमेटली डेवलप करता है, जो कि बाद में रिजल्ट करते हैं हाइपरटेंशन को। और ये 4 कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई, वास्कुलर रीमॉडलिंग, किडनी रीअब्जॉर्प्शन एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज, जो कि अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शंस, यानी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती, सिकुड़ जाती, जो कि अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को डेवलप करेगा, बढ़ाएगा। और नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी एक तरीके से रिलीज होने लगता है ज़्यादा बॉडी के अंदर, और ये भी अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को डेवलप करता है, इंक्रीज कर देता है, राइट। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि ये प्रोटीन जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह रोल प्ले करता है। जैसे एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम जो है वो क्या है, एक प्रिकर्सर होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा या बढ़ा देते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे ये एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह रेनिन जो है प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो काम करता है, विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग बीपी बाय कन्वर्टिंग इट into the angiotensin first and then ACE convert it into the angiotensin second। जैसा मैंने वहाँ पे बताया कि ये जो एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो क्या करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है
बीपी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए, है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको ACE करके लिखा हुआ है, ये जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है ये अल्टीमेटली बाद में 4 अलग अलग कंडीशंस को डेवलप करता है और चारों रिजल्ट करते हैं अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को, ये चारों क्रिएट के कॉज करती हैं, राइट। अब ये है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, इंक्रीज्ड स्वेटनिंग, पसीना ज़्यादा आना, हार्ट बीट इरेगुलर होना, वॉमिटिंग होना, नोजिया, एंजाइटी, फैटीग एंड कन्फ्यूजन्स, थकावट और कन्फ्यूज रहना, कन्फ्यूजिंग बिहेवियर रहना, डायबिटीज़ हो गया, स्लीपीनेस, नींद आना, सीवियर हेडेक होना, नोज ब्लीडिंग होना, नाक से खून आ जाना, ये सारी जो है कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। अब उसके बाद लास्ट पैथोजेनेसिस में इसका हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के उपाय क्या क्या, दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किया जा सकता है, नॉन थेरापेटिक और थेरापेटिक कंडीशंस, राइट। ओके, तो ये नॉन थेरापेटिक कंडीशंस ली हुई हैं, कितने कितने इनके रोकथाम या मैनेजमेंट के उपाय हैं। सॉल्ट सैचुरेटेड रिडक्शन, जो सैचुरेटेड सॉल्ट है उसको रिड्यूस कर दें, शुगर इंटेक को भी रिड्यूस करें और ऐसे फूड को भी अवॉइड करें जिसमें रिफाइंड शुगर मिली हो या कंटेंट हो उसके। ईटिंग एटलीस्ट 5 पोर्शन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स पर डे, कम से कम 5 पोर्शंस में डिवाइड करके अलग अलग टाइम पे खाना खाएं और वेजिटेबल्स भी लें। अवॉइड द कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सप्लीमेंट्स, इनसे संबंधित कोई भी सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें। वजन को घटाएं, वेट रिडक्शन लिखा हुआ है। कीपिंग एल्कोहल विद इन द करंट नेशनल रिकमेंडेड लेवल, जो भी करंट नेशनल रिकमेंडेड लेवल हैं उनके अकॉर्डिंग कम से कम एल्कोहल का कम कंजप्शन करें। रेगुलर कंट्रोल एक्सरसाइज, है ना, बंदी कंट्रोल्ड एंड विथ द कंसल्टेशन ऑफ एक्सपर्टीज़, जो सूटेबल हो उस कंडीशन में आपके लिए, एक्सपर्ट से सलाह लेके आप रेगुलर कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करें, जो जितनी आपको आवश्यक है उतनी करें आप, ठीक है। तो ये है नॉन थेरापेटिक उपाय जो भी हैं किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। ओके, तो अब अपन देखते हैं हाइपरटेंशन के थेरापेटिक मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के उपाय। थेरापेटिक ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट, कैसे अपन ट्रीट करें हाइपरटेंशन की कंडीशंस को या प्रिवेंशन कैसे करें उसकी, राइट। तो थेरापेटिक में पहले तो अपन डायूरेटिक्स दे सकते हैं। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इंड्यूस करती हैं किसको, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के सिक्रेशन को और यूरिन के प्रोडक्शन को इंड्यूस करती हैं डायूरेटिक्स, जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को। बॉडी में ना कह के अपन कहें कि आर्टरीज में ब्लड वॉल्यूम को ये रिड्यूस कर देते हैं, राइट। और जब ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो बीपी भी अल्टीमेटली एलिवेटेड होगा और कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन की कंडीशंस को अपन रोक सकते हैं। एग्जाम्पल में फ्यूरोसिमाइड डायूरेटिक्स का एक एग्जाम्पल है ड्रग का, राइट। तो इस तरीके से अपन ट्रीट कर सकते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हार्ट बीट को इंड्यूस करने के लिए, पंपिंग को फास्ट करने के लिए, राइट। ब्लड की जो बीट है, हार्ट बीट है जो, हार्ट जो बीट करता है। ओके, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है सेकंड थेरापेटिक ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं। ये एड्रेनलिन हार्मोन को ब्लॉक कर देता है जिससे कि हार्ट बीट जो है अपनी वो स्लोवर हो जाती है, हार्ट स्लोली बीट करने लगता है और इसके अल्टीमेटली पंपिंग भी, ब्लड की पंपिंग भी जो है वो स्लो रेट से होने लगती है। और ये पंपिंग स्लो होने से क्या होता है, ब्लड का जो फोर्स है वो भी कम हो जाता है। अब जब ब्लड का फोर्स कम हो जाएगा तो आर्टरीज़ में, वेन्स में वो स्लोली फ्लो करेगा, जिसके कारण उनमें, उनकी आर्टरीज़ की वॉल्स में प्रेशर जो है वो कम लगेगा, राइट। प्रेशर कम होगा तो बीपी भी अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगला मैनेजमेंट में अपन दे सकते हैं ट्रीटमेंट में। कैल्शियम आयन इज द की आयन फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हम सभी जानते हैं। हैंस इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स विच इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये भी क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस के लिए, राइट। चैनल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और ये क्या है, जो स्मूथ मसल्स से मिलकर जो ब्लड वेसल्स बनती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण से पंपिंग जो है ब्लड की या फ्लो जो है आर्टरीज, फ्लो के दौरान आर्टरीज और वेन्स में जो है ब्लड का प्रेशर कम लगने लगता है और इस कारण से अल्टीमेटली बीपी जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर्स।
अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं, दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शंस। वैसोकंस्ट्रिक्शंस का मतलब हुआ वेसल्स का सिकुड़ जाना, राइट। कॉन्स्ट्रिक्शंस का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ओके, कॉन्स्ट्रिक्शंस। अब जब ये इसको ब्लॉक कर देंगे, अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं इस वैसोकंस्ट्रिक्शंस को जो ब्लॉक करने के लिए रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, तो वो क्या करता है, इट वर्क्स नॉर एड्रेनलिन टू कीप मसल्स टाइट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉलर आर्टरीज एंड वीन्स। ये मसल्स को वैसे के वैसा ही टाइट एंड स्ट्रेंथन रखता है, रिलैक्स कंडीशन में रखता है, विच कॉज द वेसल्स टू रिमेन ओपन एंड रिलैक्स्ड। जब ओपन एंड रिलैक्स रहेंगे तो ब्लड जो है वो ईजिली फ्लो करेगा विदाउट इंड्यूसिंग एनी प्रेशर टू द आर्टरीज एंड वेन्स, और बीपी जो है वो एलिवेट नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इनको देने से क्या होता है, ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, ये इसके कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। बिकॉज एंजियोटेंसिन सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैसो कंस्ट्रिक्शन एक्शन। क्यों, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है वैसो कंस्ट्रिक्शंस के लिए, वेसल्स के कंस्ट्रिक्शंस के लिए। और जब वेसल्स जो है सिकुड़ जाएंगी तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो इस एक्शंस को ये ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, राइट। अब एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकिंग इस करते हैं, इसमें आप कोई ऐसी मेडिकेशन या थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं जो कि जाके एंजियोटेंसिन सेकंड के बाइंड होने वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे एंजियोटेंसिन उससे बाइंड नहीं हो पाता रिसेप्टर से, और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो कैन नॉट शो द एक्शन, वो अपना एक्शन भी नहीं दे पाएगा, और जिससे बीपी जो है वो इंड्यूस नहीं हो पाएगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे थेरापेटिक मैनेजमेंट में थे, ट्रीटमेंट में थे हाइपरटेंशन के, राइट। तो ये यहाँ पे आपका पहला टॉपिक जो है पैथोफिजियोलॉजी का यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगले टॉपिक में कवर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।